फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी अध्याय 10 शुरू कर दिया था मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे पढ़ें। चलो इन उपलब्धियों को महत्व के हिसाब से राजाओं के बीच में सजाओ, जैसे कि राजा, फिर महाराजा, फिर अधिराज, फिर महाराज। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। इनका कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य अभियान चलाया था जो कि पश्चिम में, वहाँ के सभी सैन्य अभियान मतलब सभी राजाओं को अपने केंद्रित कर लिया था। इस तरह उनके जो राजा केंद्रित होगा तो उनके जो कवि जैसे विद्वान थे अपने दरबार में ले आकर उन्हें खड़ा हुए, तो इसलिए उनके दरबार में बहुत सारे वो थे विद्वान। हर्षवर्धन था। हर्षचरित्र के बारे में बताइए। 14 साल पहले के शासन किए हर्षवर्धन। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री सोहेत सांग, जिनके दरबार में तो हमने और आपने अध्याय 9 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु, उसके बड़े भाई का नाम क्या है, राजवर्धन, की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कौन थे, जो कन्नौज के ग्रह वर्मा के बहन राजश्री के पति थे, के शासक थे। जब बंगाल के शासक का नाम क्या था, शशांक, ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्होंने अब चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति बढ़ गई। ये हर जगह युद्ध करते रहे तो इनकी अर्थव्यवस्था, थोड़ी सैनिक व्यवस्था ढीली पड़ गई, इसलिए कमज़ोर हो गए, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ सके। हर राजा बराबर युद्ध करता तो उसकी अर्थव्यवस्था और खासकर सैन्य शक्ति कमज़ोर हो ही जाती है। इसलिए राजा लगातार युद्ध जीतने के बाद भी लास्ट वाला युद्ध हार ही जाता है। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा के तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। ये आप खाली समय पे ज़रूर बनाना, अगर अच्छा सा बनाना। अगर इसमें होगा तो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें तो नहीं है तो मैं बना के बाद में बता दूँगी। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ मतलब प्रसन्न करने वाली जो प्रशस्तियाँ होती हैं वो प्रसन्न करने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें हर राजा की सिर्फ विजय लिखी जाती है, उनकी कोई हार या उनका कोई बुरा काम नहीं लिखता है। चलो पढ़ते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। दक्षिण भारत में केरल के साइड कावेरी नदी। जब चालुक्य का राज कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है, ये कर्नाटक में है दोनों नदियाँ। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, क्योंकि राजधानी पर अगर सीधा डाकली आक्रमण कर दिया
तो राजधानी कमज़ोर हो गई, वो नष्ट हो गई, तो राजा ऑटोमेटिक ही अपने नष्ट हो ही जाता है। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा चरित्र प्रस्तुतियों से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज मिला था। कौन थे राजा? मंगलेश से इन्होंने राज छीना था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तट इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, जो हर्षवर्धन था, जो अपने बड़े भाई के राजवर्धन का वो करके शशांक राजा को मारकर राजवर्धन की बदला लेके राजा बना था, उसी को बढ़ने से हर्षवर्धन को रोका। अब हर्ष का अर्थ बता रहा है, आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी, मतलब छोटी थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अनंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हमने और आपने 7 अध्याय में पढ़ा था। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? एक तो था पल्लव राजा, जो कि चालुक्य के राजा थे, राष्ट्रकूट थे, चोल वंश थे, ये तटों पर अपनी विजय करना चाहते थे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? देखो, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तौर पर तो चलो, पहला कदम, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह मानदंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी भी बने, जो एक कवि थे। कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक मानदंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्यम अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। इनका ये कहने का मतलब है कि इस सब के बदला होने के बाद कई तो ये अनुवांशिक होगा कि पिता के पद पे बेटा आ सकता है, और कई ऐसा कहते हैं एक ही व्यक्ति अन्य पदों पर भी कार्य कर सकता है। उदाहरण जैसे हरिश्चंद्र का बताया ही है। संभव यह है कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाय यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलुक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा काश्यतुष्ट यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते। क्योंकि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि एक ही व्यक्ति पर 8-10 शक्तियाँ दे दो, जैसे कि वो राजमंत्री भी हो, जैसे कि वो एक वित्त मंत्री भी हो जाए, सैन्य मंत्री भी हो जाए और कर मंत्री भी हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले तो वो शक्तिशाली ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि सेना उसकी सुनती है बल्कि राजा को नहीं पहचानती। इस तरह वो शक्तिशाली होकर अपने राज्य अलग ही स्थापित करे, इसलिए एक गलत है। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। देखो, पहला फायदा है कि मतलब ज़्यादा वो नहीं देने पड़ेगी सैलरी, और दूसरा कि मतलब एक व्यक्ति जो पहले से पता कि सही है, समझदार है, अच्छा है, तो उसे कर सकते थे। लेकिन नुकसान बहुत सारे होंगे। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो शक्तिशाली बन सकता है, वो अपना खुद राजा से बगावत कर सकता है। ये बहुत सारे हैं। फिर आप सोच के बताना, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो तो ज़रूर इस छोटी मोटी बातें सोच सोच के बताया करो। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति को सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ये सामंत वो होते थे जो अपनी एक सेना रखते थे, जो किसी भी राजा को अगर ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी सहायता करते थे। उनके बदले में ज़मीन और खेती, बहुत सारी चीज़ देने पड़ती थी। दक्षिण के राज्यों से सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये महत्वपूर्ण नोट कीजिए प्लीज़। ये सभा उप महासमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी के से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभा शताब्दियों तक काम करती थी। बस आज की वीडियो यहीं तक। कल फिर अब हम और आप क्वेश्चन करेंगे, उसके थोड़ा बहुत रह गया वो करेंगे। प्लीज़ आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देना, और अपने कमेंट भी करना कि मैं कैसा, आपका कैसा रिएक्शन है इस चीज़ पढ़ने के लिए, मुझे क्या क्या और सही सुधार करना चाहिए। प्लीज़, धन्यवाद।